बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप 1। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक भी सिविल लॉ सीपीसी से रिलेटेड है और आज हम डिस्कस करेंगे आर्डर 3 सीपीसी। आर्डर 3 सीपीसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये डील करता है रिकग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर्स। आर्डर 3 बेसिकली हमें ये बताता है कि सिविल लॉ में यानी सिविल कोर्ट्स में सिविल सूट्स में जब आपने प्रोसीडिंग करनी है तो आपकी अपीयरेंस कैसे होगी। क्या आपने इन पर्सन पेश होना है या थ्रू एडवोकेट होना है या थ्रू अटॉर्नी होना है। बेसिकली आर्डर 3 जो है ये जो बेसिक क्वेश्चन है कि आप कि कोर्ट्स में आपने सूट में आपकी अपीयरेंस किस तरह से होगी। हम आते हैं आर्डर 3 के रूल 1 की तरफ। रूल 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। रूल 1 बेसिकली हमें बुनियादी बात बताता है कि जो सिविल कोर्ट्स में अपीयरेंस है उसके 3 मोड्स हैं। तीनों में से आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। नंबर 1 कि आप अपीयरेंस थ्रू इन पर्सन अपीयर हो सकते हैं, अपीयरेंस थ्रू इन पर्सन अपीयरेंस। सेकेंडली अपीयरेंस थ्रू रिकग्नाइज्ड एजेंट। सेकेंडली अपीयरेंस थ्रू प्लीडर। प्लीडर को अब हम हमारे पाकिस्तान में इससे मुराद ये कि एडवोकेट, यानी आप थ्रू कौंसल भी अपीयर हो सकते हैं। यानी ये तो इसने बेसिकली ये बातें बता दी कि है। हाँ, अलबत्ता कोर्ट के पास ऑलवेज़ इख्तियार मौजूद है। कोर्ट की ऑलवेज़ डिस्क्रिशन है कि अगर किसी शख्स ने रिकग्नाइज्ड एजेंट है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है थ्रू इन पर्सन अपीयरेंस का। आप थ्रू कौंसल अपीयर हो रहे हैं, थ्रू प्लीडर हो रहे हैं तो कोर्ट फिर भी आपको इन पर्सन किसी भी वक्त जो है वो कॉल कर सकती है। यानी इस बारे में डिस्क्रिशन लाइज विद द कोर्ट, यानी किसी भी वक्त कोर्ट आपकी पर्सनल अपीयरेंस को कॉल कर सकती है। अब हम वन बाय वन इनको आगे डिस्कस करते हैं। जब आगे बात इन पर्सनल अपीयरेंस की तो इस पे तो किसी किस्म की फर्दर कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है कि आप खुद अपना केस प्लीड करें, खुद केस में अपीयरेंस हूँ। अब सेकंड बात आती है रिकग्नाइज्ड एजेंट की। आर्डर 3 रूल 2 हमें बड़ी सिंपल सी बात बताता है कि पार्टीज़ के पास इख्तियार मौजूद है। पार्टीज़ के पास प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, उनके पास डिस्क्रिशन है कि वो किसी भी शख्स को, किसी भी आकिल बालिग को, किसी भी सेंसिबल पर्सन को जो होशो हवास में एबल पर्सन होना चाहिए, लीगली डिसेबल नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, इनसेन नहीं होना चाहिए, किसी भी ऐसे शख्स को अपने केस की पैरवी करने के लिए उसको जो है पावर ऑफ अटॉर्नी दे के उसको अथराइज़ कर सकती है उसको अपीयरेंस के लिए। यानी किसी भी शख्स को अब उसके शख्स के लिए वो शख्स एबल पर्सन, लीगली डिसेबल नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, इनसेन नहीं होना चाहिए। उस शख्स को इन राइटिंग अथॉरिटी दे के थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी उसको अथराइज़ कर दिया जाता है। वो आपका रिकग्नाइज्ड एजेंट कहलवाता है। सेकेंडली ये आता है कि अब ऐसी सूरत हाल आ गई कि आपने रिकग्नाइज्ड एजेंट मुकर्रर नहीं किया फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लेकिन आपका एक एजेंट मौजूद है फॉर बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड से। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, किसी अदालत की जुरिस्डिक्शन में उस कंपनी का ऑफिस मौजूद है, वहाँ पे आपका एक एजेंट जो है आपका नुमाइंदा मौजूद है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, आपकी इन पर्सन सर्विस भी नहीं हो रही, तो उस एजेंट को, वो जो आपका ऑलरेडी एक बिज़नेस से रिलेटेड है, वो भी आपका रिकग्नाइज्ड एजेंट, वो भी आपका एजेंट फॉर दैट पर्पस कंसिडर किया जाएगा। ये तो हो गया कि रिकग्नाइज्ड एजेंट आपका कौन कौन हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये आएगा कि जब आपने रिकग्नाइज्ड एजेंट मुकर्रर कर दिया तो फिर सर्विस कैसे होगी, सर्विस ऑफ प्रोसेस कैसे होगा। क्या देखिए, सर्विस का तरीकाकार बेसिक तो यही है कि जब भी कोई आर्डर 5 में हम आगे पढ़ेंगे कि जब भी कोई समन जाता है तो पहले ये होता है कि उसकी इन पर्सन सर्विस करवाई जाए। अगर वो इन पर्सनली अवेलेबल नहीं है तो फिर उसके थ्रू मेल मेंबर्स, फैमिली का जो मेल मेंबर है, अगर वो भी नहीं है तो फिर थ्रू एजेंट। अब अगर आपने एजेंट, रिकग्नाइज्ड एजेंट अपना मुकर्रर किया हुआ है तो फिर जो सर्विस है, जो प्रोसेस सर्व होगा वो थ्रू रिकग्नाइज्ड एजेंट होगा। अब जो बेसिक बात अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि जो सर्विस आपकी थ्रू रिकग्नाइज्ड एजेंट होगी वो सेम ही सर्विस कंसिडर होगी जैसे कि आपकी इन पर्सन सर्विस है। यानी कोई ये उज़र नहीं ले सकता कि जी मुझे तो पर्सनली सर्विस नहीं हुई। भाई जब आपने
एक किसी शख्स को रिकग्नाइज्ड एजेंट मुकर्रर कर दिया, तो फिर जो सर्विस होगी वो आपके जो रिकग्नाइज्ड एजेंट के ज़रिए जो सर्विस होगी दैट विल बी हैज़ द सेम वैल्यू जैसा कि आपको पर्सनली सर्विस हो गई। अच्छा, हम आगे आते हैं कि ये तो होगी पर्सनल सर्विस। आपने पढ़ा था कि जो अपीयरेंस है आप इन पर्सन भी कर सकते हैं, थ्रू रिकग्नाइज्ड एजेंट भी कर सकते हैं, थ्रू प्लीडर भी कर सकते हैं। अब आप बात आ गई प्लीडर की। अब प्लीडर के लिए आर्डर 3 रूल 4 डील करता है कि जो प्लीडर होता है, एक तो यह है कि किसी भी शख्स, जिस भी शख्स को आपने प्लीडर मुकर्रर करना है, इन राइटिंग आपने उसको अथॉरिटी देनी है, इन देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओरल। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है कि लॉ ने इन राइटिंग की पाबंदी क्यों लगाई है? लॉ ने इन राइटिंग की पाबंदी इसलिए लगाई है कि किसी को अगर आप ओरल अथॉरिटी देते हैं तो वो देर आफ्टर ये कह सकता है कि जी मैंने इसको अथराइज़ ही नहीं किया था, इसलिए इसने मेरे बिहाफ पे जो प्रोसीडिंग्स की हैं वो प्रोसीडिंग्स फिर विशिएट हो सकती हैं। अच्छा, जो प्लीडर मुकर्रर करना है, अब अगर तो आप इन पर्सन आ रहे हैं फिर आप प्लीडर को भी इन पर्सन ही मुकर्रर करेंगे, इन पर्सन आप उसको साइन करके देंगे। अगर आपकी अपीयरेंस आपने थ्रू रिकग्नाइज्ड एजेंट की हुई है, यानी प्लीडर आपको पार्टी खुद भी मुकर्रर कर सकती है या जिस शख्स को पार्टी ने अपना एजेंट मुकर्रर किया हुआ हो वो शख्स भी अथराइज है प्लीडर मुकर्रर करने में। अच्छा, पाकिस्तान में जो प्लीडर का कॉन्सेप्ट है वो यही, हम इससे मुराद एडवोकेट्स लेते हैं, इसमें लॉयर्स लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो केस है वो एडवोकेट्स ही प्लीड करते हैं। ठीक है, इसके लिए वर्ड वकालतनामा यूज़ होता है, यानी जो आम पर्सन जो होता है किसी शख्स को अपना मुख्तारनामा देता है जिसके लिए वर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी यूज़ किया जाता है, और जो आगे जो पर्सन ख़ुद या वो मुख्तार आम या मुख्तार ख़ास जो है वो केस की पैरवी के लिए अमूमन जो है वो एडवोकेट को अंगेज करता है, वकालतनामा उसको साइन करके देता है। अगर साइन नहीं कर सकता तो वो उसको थंब इम्प्रेशन लगा के दे देता है। अच्छा, बात आ गई कि आपने प्लीडर मुकर्रर कर लिया, आपने अपने केस की पैरवी के लिए एडवोकेट मुकर्रर कर लिया, वो कब तक रहेगा? देखें जी, जिस वक्त तक वो आप उसको अनडू नहीं करेंगे विद द लीव ऑफ द कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, या तो आप उसको विद द लीव ऑफ द कोर्ट अनडू कर सकते हैं, या जिस शख्स ने उसको मुकर्रर किया था उसकी डेथ हो जाए या प्लीडर की डेथ हो जाए, या फिर लास्ट ये होता है आपका केस जो है वो वाइंड अप हो जाए, आपका केस डिसाइड हो जाए। यानी जब तक इन चारों एपिसोड में से कोई एपिसोड नहीं होगी, कोई इवेंचुअलिटी नहीं होगी, तो जो आपने एडवोकेट मुकर्रर किया, जो आपने प्लीडर मुकर्रर किया, वो प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करने का उसके पास राइट मौजूद होता है। अच्छा, इसमें साथ ही एक मज़ीद आगे वजाहत भी आ गई कि डिसीजन के बाद भी अगर कोई रिव्यू पिटीशन फ़ाइल करनी है, कोई एप्लीकेशन सेक्शन 144 के तहत फ़ाइल करनी है, को ऑर्डर की करेक्शन के लिए सेक्शन 152 के तहत एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, या प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई भी मिसलिनियस प्रोसीडिंग उसी फैसले के बाद भी फ़ाइल करनी है जिसमें अपील है उस डिग्री के अगेंस्ट, कॉपीज़ हासिल करने के लिए है, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई एप्लीकेशन है, तो वो जो आपने प्लीडर मुकर्रर किया है, बेशक फ़ैसला अनाउंस हो चुका है, उसके पास इवन देन वो इन तमाम पर्पसेस के लिए उसको अथॉरिटी ही समझा जाएगा। इन तमाम पर्पसेस के लिए ही विल बी कंसिडर्ड एज अ अथॉराइज्ड एजेंट, ही विल बी कंसिडर्ड एज अथॉराइज्ड प्लीडर। यानी वो जो आपने उसको वकालतनामा, जो आपने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी, जो आपने उसको लेटर साइन करके दिया, वो फैसले के बाद भी फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी। अच्छा, इसका बेसिक पर्पस भी यही था कि फैसिलिटेट किया जाए। देखें, एक आपने किसी को अपना प्लीडर मुकर्रर किया, अब जब फैसला अनाउंस होगा अगर उसके बाद वो फंक्टस अफिशो हो जाए, फिर आपको अगेन से कॉपीज़ हासिल करने के लिए, अगर जजमेंट में कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है उसके रिमूवल के लिए, अगर कोई रिव्यू पिटीशन नज़रसानी की दरख्वास्त देनी है, इन तमाम पर्पज़ की उन्होंने कहा कि नया प्लीडर मुकर्रर करने की ज़रूरत नहीं है, वो ही अगर पार्टी चाहेगी तो वही इसको कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे आगे एक बात आपको ऑर्डर 5 में हम डिस्कस करते चलें कि अक्सर आपने देखा होगा कि कोर्ट्स में मीमो ऑफ अपीयरेंस लॉयर्स की तरफ से फ़ाइल किया जाता है। अच्छा, मीमो ऑफ अपीयरेंस बेसिकली ये होता है, इसको वजाहत से बताते चलें, कि जिसमें वो पार्टी का नाम लिख देता है, सूट का टाइटल लिख देता है और वो ये बता देता है कि मुझे फ़लाँ शख्स ने अथराइज़ किया है अपीयर होने का। ऐसा होता है कि मसलन ए ने बी के अगेंस्ट सूट फ़ाइल किया, अब बी ऐसी जगह पे अवेलेबल है कि वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कोर्ट्स में आना, उसके लिए पॉसिबल नहीं है अपने प्लीडर के पास आना, तो ऐसी सूरत हाल में वो टेलीफोनिकली इन्फॉर्म करता है अपने कौंसल को, अपने एडवोकेट को, अपने प्लीडर को
कि मैं आपको अपनी तरफ से वकील अंगेज कर रहा हूँ, अपनी तरफ से प्लीडर मुकर्रर कर रहा हूँ, आप मेरी तरफ से अदालत में मीमो हाज़िरी दे दें ताकि आज की डेट में मेरे अगेंस्ट कोई एडवर्स आर्डर ना हो। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, समन्स की सर्विस हो चुकी होती है, यानी प्रोसेस ऑफ समनिंग जो है कंप्लीट हो चुका होता है, अगर उस डे पे हाज़िरी नहीं होगी तो फिर ये ख़तरा मौजूद होता है कि अपेक्स पार्टी आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं। इसके लिए फिर क्या किया जाता है, को मीमो ऑफ अपीयरेंस दे दिया जाता है, उस पर फिर कोर्ट्स आगे एडजर्न कर देती हैं विद द डायरेक्शन के जी इन नेक्स्ट डेट पे वकालतनामा सबमिट किया जाए और साथ रिटन स्टेटमेंट या रिटन रिप्लाई वाट एवर द सिचुएशन इस बाबत आर्डर किया जाता है। हाँ, ये बात एक बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जो मीमो ऑफ अपीयरेंस है इज़ ओनली फॉर अ सिंगल डेट, यानी अगर आज के डेट में मीमो ऑफ अपीयरेंस आपने कोर्ट में टेंडर किया तो नेक्स्ट डेट जो मुकर्रर होगी, अगर उस डेट पे वकालतनामा प्रॉपर अथॉरिटी लेटर टेंडर नहीं होगा तो दैट मीमो ऑफ अपीयरेंस स्टैंड्स नोवेयर। वो मीमो ऑफ अपीयरेंस जो अपनी जो उसकी इंपॉर्टेंस है, जो उसकी वैल्यू है, वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब आपके माइंड में आएगा जैसे मैं ऊपर बताया था कि प्रोसेस की सर्विस हो सकती है थ्रू रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। इसी तरह जब आपने अपने केस में प्लीडर मुकर्रर कर लिया तो आपको जो कोर्ट की तरफ से, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, कोर्ट जो है वो प्रोसेस आपको प्लीडर को भी सर्व किया जा सकता है और वो सर्विस भी ऐसी ही सर्विस कंसिडर होगी जैसा कि आपके ऊपर पर्सनल सर्विस है। यानी लेटर ऑन आप ये प्ली नहीं दे सकते कि जी मुझे सर्विस नहीं हुई, बल्कि ये तो मेरे प्लीडर को सर्विस हुई। अच्छा, अब एंड पे ये हो गया कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपने अपने केस के लिए रिकग्नाइज्ड एजेंट सेपरेट से है, लेकिन आप किसी दीगर शख्स को भी स्पेशल अथॉरिटी लेटर दे सकते हैं प्रोसेस सर्व करने में। अगर आपने ऐसा दिया होगा तो फिर सर्विस जो है वो उसको होगी। इस बाबत फिर आप कोर्ट को, उस शख्स को जिसको आपने स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पज़ अपॉइंट किया है, इस बाबत आप कोर्ट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि मेरे केस से रिलेटेड अगर इन फ्यूचर किसी किस्म का कोई प्रोसेस होगा तो वो मेरे इस एजेंट के ज़रिए सर्व हो मुझे। आज हमने बेसिकली ऑर्डर 3 में जो बेसिक बातें थीं कि अब कोर्ट्स में अपीयरेंस किस तरह होनी है, इन पर्सन भी हो सकती है, थ्रू रिकग्नाइज्ड एजेंट भी हो सकती है, थ्रू प्लीडर भी हो सकती है, डिस्कस किया। आई होप कि आपके माइंड में आने वाले तमाम क्वेश्चंस, तमाम क्वेरीज़ का आंसर आ चुका है। अगर इसके बावजूद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।